अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ठीक ही होंगे, लेकिन फिर भी बता दें कैसे हैं सारे लोग, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो प्यारे छोटे बहन भाई जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं फ्यूचर के, वो बिल्कुल ठीक हैं। खुद ठीक होंगे तो फिर मरीज़ों का इलाज करेंगे ना। ऐसे तो फिर इलाज करना मुश्किल हो जाएगा अगर ख़ुद की ही तबीयत ख़राब होगी। तो मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ जी, बताएं फिर क्या हाल चाल है? ठीक है। और कल हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद हो? उसमें से मैंने कुछ MCQs आपसे पूछने हैं अभी, ताकि पता चले कि भाई कितने आप लोग जो है ना वो घर जाके तैयारी करते हैं, कितना रीड करते हैं। हाँ जी बच्चों, ठीक है ना सारे? फ़ाइन सर, फ़ाइन सर। अच्छा, जो सलाम कर रहे हैं इन तमाम को मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सलाम ही किए जा रहे हैं, मेरे भी बात का जवाब दें। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। ठीक है, फिर सलाम आना शुरू हो गए हैं। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड, वालेकुम अस्सलाम। न्यूक्लिक एसिड हमने कल पढ़ा था और DNA उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने DNA और RNA के कंपोजिशन को डिस्कस कर लिया था। फ़र्क आप लोगों को मैंने बताया था कंपोजिशन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का है। ठीक है, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। ठीक है, चलें अब आपसे एक सवाल है, मेरा हमारा एक सवाल है आपसे। ये माइक को क्या हुआ है? अब ठीक है। हाँ जी बच्चों, हमारा एक सवाल है, MCQ है जी आपके पास। एडेनिन इज अल्फा है न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसिन, सॉरी एडिनो, ये स्पेलिंग गलत हो रही है, अब ठीक है। एडिनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड, चार्ली है आपके पास नाइट्रोजनस बेस और डेल्टा है ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, पहचानो ज़रा इसको। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस में से ये क्या है? एडिनोसिन। हाँ जी, कौन बताएगा? जल्दी से सोचें और जवाब दें। ये क्या है? एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है। वेरी गुड, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, जब इसके साथ फॉस्फेट लग जाएगा तो तब फिर ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है ना वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। एडिनिन लिखा होता तो फिर क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस। इसी तरह गुआनोसिन भी न्यूक्लियोसाइड है, थायमिडीन भी न्यूक्लियोसाइड है, साइटिडीन भी न्यूक्लियोसाइड है, यूरिडीन RNA का न्यूक्लियोसाइड है। ओके, चलें, ये बात आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आपसे मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। लेंथ ऑफ each turn of DNA helix is, एक टर्न की लेंथ कितनी होती है? चलें, अल्फा है 3.4 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर में, बीटा है 34 नैनोमीटर, चार्ली है 0.34 नैनोमीटर और डेल्टा है 3.4 माइक्रोमीटर। हाँ जी, इसका जवाब देंगे अब आप लोग। एंगस्ट्रॉम तो मैंने दिया ही नहीं है बच्चों। तैयबा मैंने, और रज़िया, ये कौन है? मैंने नहीं दिया। 2 नैनोमीटर कैसे आ गया? 2 नैनोमीटर तो बेटे उसकी विड्थ होती है। एंगस्ट्रॉम मैंने नहीं दिया ऑप्शन, ठीक है। नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर भी ऑप्शन नहीं है।
सर थायमीन में CH3 क्यों लगा होता है, बायो के साथ क्या लगा होता है, ये भी बता देते हैं जी। हाँ जी, 34 एंगस्ट्रॉम कोई मैंने आपको वैल्यू नहीं दी। 34 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। ये 34 एंगस्ट्रॉम का मतलब है। तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है वो 10⁻⁻9 होता है। 10⁻⁻9 एक कम हो गया, माइनस में कम हुआ मतलब वैल्यू बढ़ गई है। सो 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 हो जाएगा। यहाँ पे हम डेसिमल ले आएंगे और इसमें से एक माइनस कर एक बढ़ाया, एक लिहाज से बढ़ाया है अगर आप फिजिक्स को देखें तो ये बन जाएगा 3.4 नैनोमीटर। तो अल्फ़ा आंसर है 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, चलें ये भी क्लियर हो गया आपको। कल एक MCQ था कि कौन सी नाइट्रोजनस बेस के पास मिथाइल ग्रुप लगा होता है, तो उसका आंसर था थायमीन। वैसे ये सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट है, आपको बाकी किसी का स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थायमीन के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। थायमीन इस तरह से होती है, ये थायमीन है, थायमीन रिंग है ना, सिंगल रिंग है। सो ये उसका सिंगल रिंग है और उसके इस तरफ मिथाइल ग्रुप लगा होता है। और ये मिथाइल ग्रुप अगर ना लगा हुआ हो, ये मिथाइल ग्रुप अगर ना लगा हुआ हो, इसको हटा दिया जाए तो ये बन जाती है यूरासिल, ये बन जाती है यूरासिल। और अगर लगा हुआ हो तो ये बन जाती है थायमीन। इसका मतलब थायमीन और यूरासिल में सिर्फ मिथाइल ग्रुप का फ़र्क है। अगर आप यूरासिल को थायमीन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप उसके कार्बन नंबर 5 के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। और अगर आप थायमीन को यूरासिल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मिथाइल ग्रुप हटा देंगे। सो थायमीन और यूरासिल एक जैसी होती हैं। DNA और RNA में जो फ़र्क है ना, ये सिर्फ मिथाइल ग्रुप का मिथाइलेशन है। मिथाइलेशन होती चली जाती है तो वो यूरासिल थायमीन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मैं डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, वो करने भी नहीं है आप लोगों ने। और कोई सवाल अगर पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, कल लास्ट में मैं टेबल आपको करवा रहा था, मैंने कहा था आप अपनी बुक में रेड ब्लड सेल, लिवर सेल, किडनी सेल और स्पर्म सेल्स के अंदर अमाउंट ऑफ DNA देखें। तो चिकन की मैं अमाउंट ऑफ DNA को लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्म हो जाए। पिकोग्राम के अंदर ये वैल्यू लिखी हुई है चिकन के अंदर। उसके RBC के अंदर कितना DNA होता है, लिवर सेल के अंदर कितना DNA होता है, किडनी सेल के अंदर कितना DNA है, और अल्लाह भला करे स्पर्म सेल के अंदर कितना DNA है। सो 2.3, 2.4, 2.4 और इसमें होता है 1.3, ऑलमोस्ट हाफ है, क्योंकि ये तीनों सेल्स डिप्लॉयड है और ये स्पर्म सेल जो होता है ये हैप्लॉयड होता है। इस वजह से ये पिकोग्राम के अंदर वैल्यू दी हुई है, पिकोग्राम के अंदर, PG पिकोग्राम के अंदर। सो 2n और 1n के डिफरेंस से आपको ये पता चल जाएगा। क्लियर हो गया, ये बातें भी आपको मैंने बता दी थी। आज हमने स्टार्ट करना है जी RNA। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बच्चों RNA। RNA के अंदर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स नाम के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कल मैंने आपको समझाया। आमतौर पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन सम टाइम ये अपने ही गिर्द, ये देखिए, ये अगर RNA का एक मॉलिक्यूल है, ये अपने ही गिर्द इस तरह से क्या कर सकता है, फोल्डिंग कर सकता है। ये देखें, ये इसके ऊपर बेसिस हैं, सपोज ये बेसिस हैं इसकी सारी। जब ये अपने गिर्द फोल्डिंग करता है तो इसके अंदर जहाँ जहाँ एडेनिन होती है ना, वो यूरासिल के साथ पेयरिंग कर लेती है, और जहाँ जहाँ G आता है वो उसके सामने वाली C के साथ पेयरिंग कर लेता है। इधर अगर U है तो इधर A होगा, इधर अगर C है तो इधर G होगा। इस तरह से ये पेयरिंग कर लेते हैं। ये RNA मुड़कर अपने ही गिर्द फोल्ड हो गया और इसने फोल्डिंग कर ली। अच्छा, आप कुछ बच्चे समझते हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड है। अच्छा, मुझे बताएं क्या ये डबल स्ट्रैंडेड है या नहीं है?
कहीं पे लिखा भी होता है कि आरएनए आमतौर पर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन ये फोल्डिंग करके डबल स्ट्रैंडेड बना सकता है। ठीक है, हाँ जी सर। व्हीट यीस्ट के भी न्यूक्लियोटाइड्स की वैल्यू याद करनी है, नहीं करनी बेटे? थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको। मैन की वैल्यू याद करनी है, मैन बेटे। यहाँ पे जो एफएससी की बुक्स उसमें चिकन की वैल्यू और कार्ब की वैल्यू लिखी होती है जो फिश है। इसका मुझे जवाब दें, क्या ये डबल स्टैंडर्ड बन गया आपके ख्याल से? अपने ही गिर्द फोल्डिंग करके आरएनए डबल स्टैंडर्ड बन गया कि नहीं बना? हाँ जी, बन गया? नहीं बना? ये देखिए ना, दो हो तो गए हैं, ये बन गया डबल स्टैंडर्ड के नहीं बना? हाँ जी, दोबारा देखें इसको। ये देखें दो हो गए हैं ऐसे, इधर से देखें तो हमें दो लग रहा है। हाँ जी, नहीं बना। वेरी गुड। क्यों नहीं बना? अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये एक ही धागा है। इसकी भी डायरेक्शन देखें 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये धागा तो एक ही है, स्ट्रैंड तो ये एक ही है, मॉलिक्यूल ही एक ही है। हाँ, फिर ये बन क्या गया? ये ध्यान से याद रखें, ये बन गया डबल हेलिक्स। हेलिक्स डबल बन गया है, लेकिन स्ट्रैंड ये एक ही है। ठीक है, तो यस सर नहीं कहना बेटे, नहीं बना डबल स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि धागा एक ही है। स्ट्रैंड मीन धागा, धागा एक ही है, लेकिन वो धागा डबल हेलिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। स्ट्रैंड वन है, इसलिए सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है आरएनए हमेशा। बनता कैसे जी आरएनए? आरएनए बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ये बनता है, जिसमें न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद डीएनए होता है वो आरएनए को अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है, अपनी कॉपी बना देता है, ट्रांसक्रिप्ट दे देता है। सो इसलिए आपने ये चीज़ याद रखनी है। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स मैंने कल आपको इसके सारे सिखा दिए थे। हम इसकी मेन टाइप्स के ऊपर चलते हैं। इसकी जो मेजर टाइप्स हैं वो 3 हैं, यहाँ हम उनको लिख देते हैं। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो बड़ी क्लासों में हम पढ़ते हैं, लेकिन मेजर टाइप्स 3 हैं। तीनों को मैं आपको एक साथ काम करने का तरीका भी बताऊंगा। मैसेंजर आरएनए, नंबर 2 ट्रांसफ़र आरएनए, नंबर 3 राइबोसोमल आरएनए। पहले मैं आपको इनके काम करने का तरीका सिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इनके अंदर कंपैरिजन भी बता दूंगा। ठीक है, चलें चेक करते हैं जी। मैसेंजर आरएनए कहाँ पे होगा? इसके लिए हमें एक सेल बनाना पड़ेगा। सेल के अंदर हमें ये न्यूक्लियस बनाना पड़ेगा। न्यूक्लियस के अंदर हमें एक क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा, और क्रोमोसोम के अंदर हमें डीएनए नज़र आएगा। डीएनए जीन्स होंगी। तो हम जीन्स तक पहुंच गए। हम सेल में गए, सेल के न्यूक्लियस में गए, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में गए, और न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में डीएनए मिला। डीएनए के ऊपर बच्चों जीन्स हैं। बाकी यहाँ पे क्या? यहाँ पे आपको राइबोसोम भी नज़र आएगा। राइबोसोम नज़र आ रहे हैं, जिसका छोटा सब यूनिट और बड़ा सब यूनिट। इस राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए है। ये न्यूक्लियोलस से बनकर यहाँ पर आता है, जो सेल बायोलॉजी में हमने पढ़ा। ट्रांसफ़र आरएनए इधर ही घूम रहा होता है। ओके, पहले मैं आपको काम करने का तरीका बता देता हूँ, ये काम कैसे करते हैं, तो साथ साथ मैं आपको इनका फंक्शन भी लिखता चला जाऊँगा। जो डीएनए से जीन की कॉपी तैयार होती है, दिस इज़ द कॉपी ऑफ जीन। ये जीन की एक कॉपी होती है, ट्रांसक्रिप्ट होता है, इसीलिए तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्ट एक नक्शा है, इसके ऊपर लिखा ये हुआ है कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन तैयार करनी है। ये आरएनए अब यहाँ से होता हुआ ये राइबोसोम पर अपनी इंफॉर्मेशन पहुँचा देता है। ये देखें, ये राइबोसोम के साथ जाके लग गया। इसका नाम था मैसेंजर आरएनए। सो मैसेंजर आरएनए ने जो इन्फॉर्मेशन डीएनए से ली थी, वो इन्फॉर्मेशन ये सेल के पास ले गया, राइबोसोम के पास ले गया, और राइबोसोम के पास ले जाके इसने इन्फॉर्मेशन दे दी, मैसेज दे दिया कि प्रोटीन कैसे तैयार करनी है और कौन से अमीनो एसिड्स को जोड़कर तैयार करनी है। सो मैसेंजर आरएनए का काम क्या हुआ? इट टेक्स जेनेटिक मैसेज। ये मैसेज को कोड करता है फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स, फ्रॉम डीएनए या फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम, या फ्रॉम जीन्स टू राइबोसोम।
कुछ भी इसका जवाब लगा सकते हैं आप, डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या के ऑप्शन में क्या। फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। अब जो इन्फॉर्मेशन ये लेकर आया है, राइबोसोम इसकी रीडिंग शुरू करता, पढ़ता है क्या 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 लिखा हुआ है इसके ऊपर, कौन से अमीनो एसिड जोड़ने हैं और कैसे जोड़ने हैं, तरतीब क्या होगी। राइबोसोम इसको रीड करता है और जो उस इंफॉर्मेशन में लिखा होता है कि ग्लाइसिन को जोड़ना है, एलानिन को जोड़ना है, तो उन सारे अमीनो एसिड्स को राइबोसोम मंगवाता है, ऑर्डर करता है। ये ऑर्डर करता है जी ट्रांसफ़र आरएनए को। ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ घूम रहा होता है और ये देखें, ये एक ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल है, समझिए ये ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल है, ये साइटोप्लाज्म में घूम रहा होता है। ये ट्रांसफ़र आरएनए ऐसा स्पेशल आरएनए होता है जिसके 3 प्राइम एंड के ऊपर एक अमीनो एसिड आके अटैच हो जाता है। अमीनो एसिड इसने उठाया हुआ होता है, इसने क्या उठाया हुआ होता है। सो ये राइबोसोम ट्रांसफ़र आरएनए को फ़ोन करके बुलाता है कि जो आपने अमीनो एसिड उठाया हुआ है उसको लेके मेरे पास आ जाओ, मुझे इस अमीनो एसिड की ज़रूरत है, ये अमीनो एसिड इस नक्शे में लिखे हुए हैं जोड़ने। सो ट्रांसफ़र आरएनए अपना अमीनो एसिड उठा के ले आता है और इसके हवाले कर देता है। जो जो इसको अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, ये राइबोसोम उन ट्रांसफ़र आरएनए को फ़ोन करके बुला लेता है, अमीनो एसिड्स मंगवा लेता है। सो अमीनो एसिड सेल के अंदर मौजूद होते हैं, ये हमारी प्रोटीन से बनते हैं जो हम खाते हैं। सो ट्रांसफ़र आरएनए ने ऑर्डर पर राइबोसोम के हवाले अमीनो एसिड्स को करना है। ये अमीनो एसिड है जो इसने अपने ऊपर लोड किया हुआ, उठाया हुआ है। सो इसने ऑर्डर के ऊपर इसको अमीनो एसिड देने हैं। सो ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या होगा, इट ओनली ट्रांसफ़र अमीनो एसिड। बच्चे इसके अंदर भी लिख देते हैं ट्रांसफ़र जेनेटिक मैसेज, बिल्कुल गलत है। देखें, ये ऑर्डर के ऊपर राइबोसोम के हवाले अमीनो एसिड को करता है जो इसने उठाया हुआ होता है। सो इसका काम क्या है, सेल के मुख्तलिफ हिस्सों से अमीनो एसिड्स को उठा के किसके हवाले करना, फैक्ट्री के हवाले कर देना, ताकि वो उसको जोड़कर बना सके। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स के अंदर ही होता है। सो इनका अपना काम क्या है, इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए होगा राइबोसोम के अंदर। सो ये प्रोटीन को खुद सिंथेसाइज करेंगे, मीन ये क्या करेंगे, ये मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को रीड भी करेंगे और ट्रांसफ़र आरएनए से मंगवा के अमीनो एसिड्स को जोड़ भी देंगे, प्रोटीन भी तैयार कर देंगे। सो इनके फंक्शंस के दरमियान डिफरेंस समझना बड़ा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, क्या मैसेंजर आरएनए आर्टिफिशियली बना सकते हैं? जी बना सकते हैं। मैसेंजर आरएनए से प्रॉपर जीन भी बना सकते हैं। सारे काम हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? एक्चुअली किसका क्या काम है, मैसेंजर आरएनए ने इंफॉर्मेशन, नक्शा, खुफिया मालूमात देनी है जाके, और उस खुफिया मालूमात वो रेसिपी दे रहा है बेसिकली। अगर इसकी मिसाल बिरयानी की ले, बिरयानी बनाने वाले का नाम राइबोसोम है और राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए है। सो बिरयानी बना रहा है, राइबोसोम बिरयानी कैसे बनाएगा, उसकी जो रेसिपी है, क्या डालना है, क्या जोड़ना है, क्या चीज़ करनी है, वो सारी रेसिपी डीएनए के पास है। डीएनए वो रेसिपी ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्म में, नक्शे की सूरत में मैसेंजर आरएनए के ज़रिए देगी। सो मैसेंजर आरएनए उस बिरयानी बनाने वाले को रेसिपी देगा, और बिरयानी बनाने के लिए जो रेसिपी में चीज़ें लिखी हुई हैं वो कौन उठा कर लाएगा, वो ट्रांसफ़र आरएनए उठा के लाएगा। सो सारी चीज़ें बिरयानी से ही समझ आती हैं। सो राइबोसोमल आरएनए ने बिरयानी खुद बनानी है, ट्रांसफ़र आरएनए ने बिरयानी की रेसिपी में लिखी हुई चीज़ें लेकर आनी है, ट्रांसफ़र करनी है, और मैसेंजर आरएनए ने बिरयानी की रेसिपी डीएनए से लेकर आनी है। भाई इस तरह आपने बिरयानी बनानी है। ठीक है जी। सो मिसाल से ही चीज़ समझ आती है। बच्चों क्लियर हो गया? क्योंकि मैंने देखा है ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसको सेंट्रल डोगमा कहते हैं। सेंट्रल डोगमा, जिसमें डीएनए से पहले आरएनए बनता है, फिर आरएनए अपना काम कैसे करता है, ट्रांसलेशन होती है। सो आरएनए मिलकर ट्रांसलेशन का अमल करते हैं, जिसमें प्रोटीन तैयार हो जाती है। हर दफ़ा बिरयानी, बेटे समझ तो आई है ना, बिरयानी छोड़ें, समझ तो आई है ना। कल जब बिरयानी की बात हुई तो लाइट ऑफ हो गई, और आज भी। अच्छा जी, दिल नहीं ऑफ होना चाहिए, लाइट की खैर है। समझ आ गई ना बच्चों? आज ना असल में मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, मैंने ना लंच नहीं किया है, तो आप भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं जो मुझे लंच करवाएंगे।
लेकिन आप मुझे बस एक बात बताएं, समझ आ गई कि नहीं? क्लियर और नॉट क्लियर, तीनों का फंक्शन समझ आएगा तो मज़ा आएगा, वरना नहीं आएगा। हाँ जी स्टूडेंट, इज इट क्लियर? चलें जी, कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने कंपैरिजन करना है तीनों आरएनएस की परसेंटेज में, लेंथ में, परसेंटेज में, लेंथ में। सो मैं कंपैरिजन करवा देता हूँ जी बच्चों, आप ध्यान से सुन लें। ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं, और ये हमारा मैसेंजर आरएनए, अल्लाह भला करे आपका। इसके साथ हमारा ट्रांसफ़र आरएनए होगा, बहुत ही प्यारा। और सबसे लास्ट पे हम लिखेंगे राइबोसोमल आरएनए को। लें जी, सबसे पहला फीचर तो फंक्शन का था। फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, उसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं फंक्शन क्या है, ठीक है। फंक्शन मैंने आपको लिखवा दिया, समझा भी दिया। अब आते हैं जी परसेंटेज कितनी है सेल के अंदर। परसेंटेज ऑफ सेल इन सेल 3 to 4% मैसेंजर आरएनए होता है, यानी जितना आरएनए सेल के अंदर है उसमें से मैसेंजर आरएनए की कितने परसेंट है? 3 to 4%। ट्रांसफ़र आरएनए, जितना आरएनए जो है ना वो मौजूद होता है आपके उसमें, इसमें 10 to 20% जो है ना वो आपका 10 to 20% आपका ट्रांसफ़र आरएनए है, और 80% आपका राइबोसोमल आरएनए है। 80 में से भी इसका 50% राइबोसोम है। इसका मतलब राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स के अलावा भी मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा हुआ होता है, सो वो आपने देख लेना है। 50, ठीक है, 40 to 50 होगा, या कुछ बुक्स में 50 भी होगा, देख लेना बुक में क्या लिखा हुआ है, 40 to 50 लिखा हुआ है या सिर्फ 50 लिखा हुआ है। परसेंटेज के अलावा लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी समझने के लिए। मैसेंजर आरएनए की लेंथ वेरिएबल होती है, और ये डिपेंड करती है साइज ऑफ प्रोटीन पे। जितनी बड़ी प्रोटीन होगी उसका नक्शा, उसकी रेसिपी भी उतनी बड़ी होगी। मसलन अगर आपकी बुक के मुताबिक लिखें 3000 अमीनो एसिड्स की प्रोटीन है, तो उसके लिए 1000 अमीनो एसिड्स की प्रोटीन है, तो उसके लिए 3000 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा आरएनए चाहिए, मैसेंजर आरएनए। इसका मतलब ये हुआ कि एक अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड होता है, जो आपने सेकंड ईयर में पढ़ा, जिसको हम कोडॉन कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसफ़र आरएनए की लेंथ होती है 75 से 90, ये सबसे छोटी लेंथ है, सबसे छोटी लेंथ है। और राइबोसोमल की भी वेरिएबल लेंथ होती है। ये भी डिपेंड करता है कि राइबोसोम्स का सब यूनिट कौन सा है, बड़ा सब यूनिट है, छोटा सब यूनिट है, राइबोसोम का साइज़ क्या है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलें, लेंथ के अंदर भी आपने डिफरेंस बता दिया, ओके। इनमें से जो मैसेंजर आरएनए है वो आमतौर पर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाता। ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना देता है, और राइबोसोमल आरएनए जो है ना उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने जो याद करनी है वो ये है कि इनके फंक्शंस के अंदर क्या डिफरेंस है, इनके फंक्शंस के अंदर क्या डिफरेंस है। ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर एक चीज़ बड़ी अजीबो गरीब है, इसकी ना टाइप्स कितनी होनी चाहिए। तो एक जगह आपकी बुक में लिखा हुआ है जी 20 डिफरेंट टाइप्स होनी चाहिए, और एक जगह लिखा हुआ है जी 45 टाइप्स होनी चाहिए। तो याद रखें 45 किस्म के आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए आपके सेल में होते हैं। 20 इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करना होता है। मीन अमीनो एसिड्स के हिसाब से वो 20, मीन अगर एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो 3-4 एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में सेल के पास ऑलमोस्ट 45 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं। लें जी, बैटरी इसकी चेंज कर दें जी, बैटरी चेंज करवा दें। चलें स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ गया है सारा कुछ, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं, बैटरी चेंज करवा देते हैं, परेशान ना होकर करवा देते हैं।
हाँ जी बच्चों, बैटरी चेंज हो गई आप लोगों को, मेरा ख्याल है अब फाका हो गया होगा। चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि कुछ बुक्स में 20 लिखा होता है। वो 20 इसलिए लिखा होता है क्योंकि अमाइनो एसिड्स 20 हैं जो प्रोटीन बनाते हैं मोस्टली, सो उनको ट्रांसफ़र करने के लिए 20 अमाइनो एसिड्स चाहिए। तो 20 चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एट लीस्ट 20 होने चाहिए, तो ट्रांसलेशन हो जाएगी। यानी हर अमाइनो एसिड के लिए एक एक होना चाहिए। सो एट लीस्ट 20 ट्रांसफर आरएनए सेल में मौजूद होने चाहिए, शुड बी प्रेजेंट। सो जब 20 आएगा तो इसका मतलब होने चाहिए। और 45 आमतौर पर ये आमतौर पर मौजूद होते हैं इन ह्यूमन सेल्स। इन ह्यूमन सेल्स 20 से कई ज़्यादा है। मीन एक अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादा ट्रांसफ़र आरएनए की ड्यूटियाँ लगी होती हैं, 3 की, कभी 4 की, कभी 5 की। सो ह्यूमन सेल के अंदर 45 है, लेकिन कम से कम की हर सेल के अंदर जो ट्रांसलेशन करना चाहता है उसमें 20 होने चाहिए। सो 20-45 में जो लड़ाई थी वो क्लियर होगी है सबको। 20 ट्रांसफ़र आरएनए होने चाहिए या 45 होने चाहिए। तो 20 रिक्वायरमेंट है कि हर अमाइनो एसिड के लिए एक एक ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद हो, लेकिन होते ह्यूमन सेल्स के अंदर 45 हैं। ओके हो गया बच्चों, एक रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट के लिहाज से, और एक जो है ना एक्चुअल तादाद है जो ह्यूमन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। राइबोसोमल आरएनए डबल हेलिक्स जी बना देता है, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो राइबोसोम्स के अंदर होता है। वो बड़ा अजीबोगरीब सा स्ट्रक्चर बनाता है, वो सब यूनिट बना देता है राइबोसोम का। जो आरएनए होता है वो राइबोसोम का सब यूनिट बना देता है, ठीक है। ठीक है जी, जो राइबोसोम्स के अंदर है वो बना देता है डबल हेलिक्स। मैसेंजर आरएनए नहीं बनाता बस, तो लिख देते हैं ये भी स्ट्रैंड के हेलिक्स के लिहाज से लिख देते हैं। स्ट्रैंडेड तो तीनों ही सिंगल होते हैं। हेलिक्स मैसेंजर आरएनए का हमेशा सिंगल हेलिक्स होता है, इसका डबल हो सकता है लेकिन एट वेरियस रीजन, एट वेरियस, हर रीजन पे नहीं होता, वेरियस रीजन्स पर ये डबल हेलिक्स हो जाता है। कहीं कहीं पे नहीं होता, कहीं कहीं पे हो जाता है। और ये भी डबल हो जाता है कांस्टेंट रीजन्स पर होता है ये, डबल एट कांस्टेंट रीजन्स। मीन कुछ स्पेसिफिक कांस्टेंट रीजन्स होते हैं वहाँ पे ये डबल हेलिक्स होता है। तो आप ये लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आपकी बुक का पार्ट नहीं है, तो वैसे ही मैंने आपको बता दिया है। चलें जी, ये बातें क्लियर हो गई हैं। आरएनए भी आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। इसमें सारे ये एमसीक्यूज़ हैं जो आपने टेबल के हिसाब से याद करने हैं। सो आपसे एमसीक्यूज़ पूछते हैं जी, स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा है, लेंथ वाइज स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा होगा। हाँ जी बच्चों, लेंथ वाइज स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा होगा। लिख नहीं रहा, वैसे ही डायरेक्टली आपसे पूछ रहा हूँ, लेंथ वाइज स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा होगा। शाबाश, वेरी गुड। तो लेंथ वाइज सबसे छोटा जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है, बाकी मैसेंजर आरएनए भी बहुत लंबा होता है यूजुअली, और राइबोसोमल आरएनए भी राइबोसोम के साइज पे डिपेंड करता है, बड़ा होता है। चलिए, जब हम बेसिक डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं डीएनए और आरएनए में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जी। ये भी लिख लें, एमसीक्यूज़ में आपको इंशाल्लाह काम आएगा कि डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। बल्कि आपसे भी पूछेंगे आपको कितने याद हैं, आपको कितने याद हैं। तो सबसे पहले इनके न्यूक्लियोटाइड्स में डिफरेंस होगा, न्यूक्लियोटाइड्स में डिफरेंस होगा। न्यूक्लियोटाइड्स में डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो डीऑक्सी होंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड सिर्फ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, यानी उसमें ऑक्सीजन रिमूव नहीं हुई होगी। उसके अलावा बेसिस का फ़र्क होगा, नाइट्रोजनस बेसिस, जो मैंने कल भी बता दिया था आपको, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन डीएनए में होंगी, आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल और साइटोसिन मौजूद होंगी, ठीक है। शुगर न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस में आ जाएगी कि कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन रिमूव
हुआ होता है। डीएनए के स्ट्रैंड का फ़र्क देखें तो ये हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होगा और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है और वो सिंगल स्ट्रैंडेड आमतौर पर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम रोल देखें, फंक्शन देखें कि क्या फंक्शन है। डीएनए के ऊपर जीन्स होती हैं और जीन्स एक्सप्रेस होती हैं, एक्सप्रेस होती हैं और वो सारे एक्टिविटीज़ को, सारे कामों को, सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो एक फंक्शन तो कंट्रोल का हो गया, हर चीज़ को ये कंट्रोल कर रही हैं, और दूसरा इनका फंक्शन होता है कि ये आने वाली नस्ल के अंदर करैक्टर्स को, फीचर्स को ट्रांसमिट भी करती है। इनहेरिटेंस के अंदर भी इनका रोल होता है। ठीक है, और उसके अलावा आरएनए के अंदर, आरएनए का रोल प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, प्रोटीन बनाने के अंदर इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इनहेरिटेंस में ये रोल प्ले करते हैं, लेकिन कहाँ पे? जिनका जीनोम वायरस, जिनका जीनोम आरएनए होता है, जैसे कि वायरसेस, आरएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस के अंदर, आरएनए वायरसेस के अंदर ये इनहेरिटेंस का रोल प्ले करते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है। आप लोगों ने पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर में, कुछ वायरसेस में डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है। तो आरएनए जिन वायरसेस में होगा उनमें फिर इनहेरिटेंस आरएनए ही रोल प्ले कर रहा होगा। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आमतौर पर लोग नहीं आरएनए को इनहेरिटेंस में लिखते, लेकिन मैंने आपको हकीकत बताई है। ठीक है, बाकी अकरेंस का फ़र्क है, अकरेंस का वो आप लोगों को मैंने बता दी थी। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना डीएनए होता है। जबकि आरएनए की जो होती है वो न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। ठीक है, उसके अलावा राइबोसोम्स जो कि न्यूक्लियोलस से ही बनते हैं, न्यूक्लियोलस में है, राइबोसोम में है, साइटोसोल में आरएनए मौजूद होता है। उसके अलावा आपको आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेगा, क्योंकि उनमें भी तो जीन्स एक्सप्रेशन होती हैं, इनमें भी आरएनए आपको मिलता है मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ दी, यानी आरएनए ज़्यादा लोकेशंस पर प्रेजेंट होता है। फंक्शन भी हो गया, अकरेंस भी हो गई, और क्या देख लें जी, बस ठीक है। इतनी चीज़ें मेरा ख्याल है बहुत हैं जो आपको इसमें याद, बल्कि आपको अगर पता है इसके अलावा तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। डीएनए इन न्यूक्लियर, आरएनए राइबोसोम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। मैं बता रहा हूँ आपको, आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी है। अगर वहाँ डीएनए है तो वो डीएनए क्या कर रहा है? चार्ट डाल रहा है। वो डीएनए आरएनए बनाएगा ना वहाँ पर भी। ठीक है, तो आरएनए होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। ठीक है, चलें, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कोई सवाल पूछना हो तो जल्दी से पूछ लें बच्चों। कोई सवाल या क्लियर है? जिसमें मैंने स्टार लगाया ना, ये लिख लें साथ। ये सिर्फ आरएनए वायरसेस के अंदर इनहेरिटेंस में रोल प्ले करता है, लेकिन ओवरऑल इनहेरिटेंस में रोल डीएनए ही कंट्रोल कर रहा होता है जी। शुगर, इसके अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी, और यहाँ पे जो शुगर होगी वो सिर्फ राइबोस शुगर होगी। चले, ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों सारों को? आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों है मैंने बता दिया, आप लोगों ने लगता सुना नहीं है। बच्चों बताओ इसको मैंने क्या बताया? माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए क्या कर रहा है, बताओ जी। आरएनए वायरस रिपीट कर दें यार, ये कोई बात है? वैसे चले कर देते हैं। कुछ वायरसेस में आरएनए होता है ना, फिर वो आरएनए इनहेरिटेंस में रोल प्ले करता है। मीन अगले वायरसेस में दोबारा आरएनए बन जाता है। ठीक है, तो उनकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए में होती है। जैसे एचआईवी है, एड्स का वायरस, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वायरस के आरएनए में है। फिर वो आरएनए से आगे डीएनए बनाता है, और नए वायरसेस में फिर से आरएनए आ जाता है। इन्फॉर्मेशन सारी आरएनए में आ जाती है। ठीक है, चलें, क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, एक और टॉपिक है एमडी कैट के अंदर आपका शामिल है, बहुत ही आसान सा। जल्दी से बुक्स खोल के उसको रीड करें, मैं आपको उसमें से एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूँ।
इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में आपने जो मेन चीज़ें देखनी है वो अबंडेंस देखनी है, अबंडेंस देखनी है, इसको एज ए सॉल्वेंट आपने देखना है, इसकी आपने हीट कैपेसिटी को मद्देनज़र रखना है, और आपने इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन को मद्देनज़र रखना है। ठीक है बच्चों, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में ये 4 चीज़ें हमने इंशाल्लाह डिस्कस करनी है। सब वाज़े है माशाल्लाह, कन्फर्म जन्नती हैं जी आप, वेरी गुड। क्या नाम है आपका, एक्चुअल नाम क्या है? ले स्टूडेंट्स, ये 4 चीज़ें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के अंदर स्टडी करनी है, इंशाल्लाह आज ही डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलें। अबंडेंस के अंदर आपको पता है वाटर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है उसकी परसेंटेज, कुछ वैल्यूज़ आपको मैं याद करवा रहा हूँ। 65 से 89% वाटर आम तौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, मुख्तलिफ में इसकी वैल्यू मुख्तलिफ है। ठीक है, बाकी बोन सेल्स के अंदर, ब्रेन सेल्स के अंदर आपने इसकी परसेंटेज याद की हुई है। तो ये इसकी अबंडेंस के वाले से हो गया। और सॉल्वेंट के लिहाज से आपको मैं बताऊं, ये पोलर चीज़ों के लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पोलर में 2 तरह की चीज़ें आती हैं, आयोनिक और नॉन आयोनिक, दोनों के लिए बड़ा प्यारा सॉल्वेंट है। आयोनिक जब भी पानी में आती है ना तो वो आइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, डिसोसिएट इनटू आइन। फॉर एग्जांपल NaCl, ये अब जब पानी में जाएंगी तो ये NaCl की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएंगी। नॉन आयोनिक डिसोसिएट नहीं होते, वो डिस्पर्स हो जाते हैं, डिस्पर्स। मसलन HCl है तो वो HCl इस तरह ऐसे जो है ना HCl, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल, ये नॉन आयोनिक है ना, कोवलेंट है। सो इनके हाइड्रोजन से फिर ऑक्सीजन जो होती है वो आगे बॉन्ड बनाती है। सो ये डिस्पर्स हुए होते हैं पूरे पानी के उस सोल्यूशन के अंदर। सो डिस्पर्स हैं, ये आइंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होते, आपको पता होना चाहिए। ये सॉल्वेंट के अंदर आपको बताना है। और एक और बात, चीज़ें जो चीज़ें हल नहीं होती, मसलन नॉन पोलर जो है ना वो हल नहीं होती, जो डिज़ोल्व नहीं होती उनका भी फ़ायदा है। मसलन मेम्ब्रेन है, नॉन पोलर में आपको लिपिड्स वगैरह की एग्जांपल देंगे जो डिज़ोल्व नहीं होते। सो जो डिज़ोल्व हो गए उनका भी फ़ायदा है और जो डिज़ोल्व नहीं हुए उनका भी फ़ायदा है। कैसे? ये अगर सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको पता है ना फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। अब ये हल नहीं होते पानी में, अगर ये हल हो जाते ना तो फिर सेल मेंटेन ही ना रहते। सो मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी था कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जो पानी में हल ना हो सकती हों, नॉन पोलर हों। इसीलिए यहाँ भी आपको पता पानी होता है और सेल के बाहर भी पानी होता है। अगर ये मेम्ब्रेन के अंदर नॉन पोलर लिपिड ना होते तो मेम्ब्रेन ही हल हो जाती, हर चीज़ हल हो जाती। आप हाथ धोते, हाथ हल हो जाते, हर चीज़ हल हो जाती। सो जो हल हो रही हैं, डिज़ोल्व हो रही हैं, पोलर चीज़ें पोलर डिज़ोल्व हो रही हैं, उनका भी फ़ायदा है। जो डिज़ोल्व नहीं हो रही उनका भी फ़ायदा है, उससे स्ट्रक्चर मेंटेन रहते हैं, मेम्ब्रेन मेंटेन रहती है, लाइफ पॉसिबल है। वरना तो लाइफ पॉसिबल ही ना होती। आप हाथ धोते, अगर सेलुलोज पानी में डिज़ोल्व होती, सेलुलोज कॉटन में होती है, सो कॉटन का कपड़ा आप धोते वो डिज़ोल्व हो जाता पानी में। सो इसलिए अल्लाह ने ऐसी चीज़ें भी बनाई जो पानी में हल नहीं होती। उसके बाद डिस्कस कर लें हीट कैपेसिटी को। तो हीट कैपेसिटी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना 1.0 होती है, 1.01 कैलोरी पर 1 ग्राम वाटर, ठीक है, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को चेंज करती है। इस तरह आपने इसको याद करना है। 1 ग्राम पानी हो, 1 ग्राम पानी हो आपका, सिर्फ 1 ग्राम, और उसके अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर इजाफा हो तो वो पूरी 1 कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। मीन वेरी हाई, हीट कैपेसिटी पानी की बहुत हाई है,
बहुत हाई है। अगर ज़्यादा ग्राम्स पानी के हैं तो वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर आपने इस बीकर को देखा हो, ये बर्तन है, इसके नीचे आपने आग जलाई हुई है, सो इसको आप हीट कर रहे हैं, ये पानी है अंदर। पानी को जब हीट कर रहे होते हैं ना, सो पानी हीट को अब्जॉर्ब कर रहा होता है, हीट को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। लेकिन हीट इस पानी का अपना टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ नहीं करता, इसका सिर्फ 1 डिग्री इंक्रीज़ हुआ। सपोज करें 15 to 16 हो गया, तो इस पानी के हर ग्राम ने, इस पानी में जितने भी ग्राम हैं उनके हर ग्राम ने 1-1 कैलोरी को अब्जॉर्ब करना है, जिसका मतलब ये हुआ कि पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा नंबर 1 ये होगा कि ये थर्मल स्टेबलाइज़र के तौर पर एक्ट करेगा, थर्मल स्टेबलाइज़र के तौर पर एक्ट करेगा। जहाँ पे आप चाहते हैं यार हीट ना बढ़े, गर्मी ना हो, वहाँ पे आप हीट को अब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं, हीट को स्टेबलाइज़ करवाना चाहते हैं, तो पानी रख दें। घर में भी हम जब भी स्टेबलाइज़ करने होते हैं वहाँ पानी रख देते हैं, ठीक है, तो वो पानी हीट को अब्जॉर्ब करता है। मसलन मैं क्या करता था, मैं ना चाय ठंडी पीता हूँ कभी कभी, तो एक बड़े बर्तन के अंदर पानी रख के और उसके अंदर फिर कप रख देता हूँ, उसके अंदर फिर क्या रख देता हूँ, कप। वो जो कप होता है उसके अंदर जो चाय पड़ी हुई है वो इस पानी के अंदर जब डालता हूँ तो पानी इस कप की गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी चाय की जो टेम्परेचर होता है, हीट होती है, वो स्टेबलाइज हो जाती है। सो वाटर इज़ वेरी गुड थर्मल स्टेबलाइज़र ड्यू टू इट्स कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग द हीट। सो मैंने वैल्यू लिख दी है, ये आपने याद करनी है। 1.0 लिखा है लेकिन यूनिट नहीं लिखा आपकी बुक में, मैंने आपको लिखवा दिया। 1 कैलोरी पर 1 ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका यूनिट है और इसका फ़ायदा भी मैंने आपको बता दिया। हीट कैपेसिटी के बाद हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जब आप इतनी हीट दे दें कि भाईजान अब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गई है, तो फिर पानी वेपोराइज होना शुरू हो जाता है। पहले तो हीट उसने अब्जॉर्ब की, अब जो वो हीट है ना वो उसके बॉन्ड्स ही तोड़ देगी। बॉन्ड्स जब वावा सारे टूट जाएंगे तो वो पानी वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। सो वेपोराइज होने के लिए अगर आपके पास 1 किलोग्राम पानी है तो आपको 574 किलो कैलोरी देनी पड़ेगी पर 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 574 किलो कैलोरी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी पर किलोग्राम पानी, तो वो फिर सारा एवापोरेट हो जाएगा। और इसका फ़ायदा क्या है, ये जब भी वेपोराइजेशन होती है उससे पहले आप हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सो हीट को वो अब्जॉर्ब करता है और जब अब्जॉर्बशन मैक्सिमम हो जाती है फिर वो एवापोरेट होना होता है। सो एक बात लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपने याद करना है कि जब भी पानी उड़ता है, जब भी वेपोराइज होता है, वो हीट को लेके उड़ता है, हीट को लेके उड़ता है तो पीछे ठंडक पैदा होती है। सो यहाँ पे इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो कूलिंग इफ़ेक्ट है, जब भी पानी उड़ता है हीट को लेके उड़ेगा, जब हीट को लेके उड़ जाएगा तो पीछे कूलिंग इफ़ेक्ट होगी। हमें पसीना आने से क्यों कूलिंग इफ़ेक्ट मिलती है, आपको पता होना चाहिए। पसीना आने को इंग्लिश में परस्पायर कहते हैं। पौधों को भी आता है, उनका भी पानी एवापोरेट होता है, उनको ट्रांसपायर कहते हैं। परस्पायर यानी पसीने आने की से कूलिंग इफ़ेक्ट कैसे मिलता है, याद रखें जब बॉडी को पसीना आता है ना तब कूलिंग नहीं मिलती, जब वो पानी, पसीने का पानी आपकी स्किन से हीट को लेके उड़ता है फिर कूलिंग इफ़ेक्ट मिलती है। मीन जब पसीना आया हो और आप पंखे के नीचे बैठे तो आपका पानी उड़ेगा, हीट को लेके उड़ेगा, अब्जॉर्ब करके उड़ेगा। बहुत ज़्यादा बंदा अजीबो गरीब सी उसमें मुब्तला हो जाता है। हमेशा कूलिंग इफ़ेक्ट उसके उड़ने से मिलती है, एवापोरेशन से मिलती है। उसके अलावा हीट ऑफ वेपोराइजेशन का एक और बड़ा फ़ायदा है रेगुलेशन ऑफ हीट। इतनी ज़्यादा हीट पैदा होती है, आपको पता है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म का, उसमें हीट पैदा होती है, बहुत ज़्यादा हीट, और ये हीट नुकसानदेह हो सकती है, डीनेचरेशन कर सकती है। सो इस हीट को बॉडी से निकालना, रेगुलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी रेगुलेशन के अंदर भी पानी इस्तेमाल होगा। सो 2 फ़ायदे हैं, अगर पानी नहीं ना होगा हमारी बॉडी के अंदर, सो जितनी हीट हमारी बॉडी में बन रही है ना, हम सरवाइव ना करें। वो तो पानी की मेहरबानी, अल्लाह ताला ने पानी बॉडी में रख दिया, वो ऑक्सीडेशन से पैदा होने वाली हीट को रेगुलेट कर रहा है। सो 2 फ़ायदे हैं जिसके हीट ऑफ वेपोराइजेशन के मैंने आपको
समझाया। उम्मीद है आप लोगों के पल्ले पड़ गई होगी। इसमें एक और चीज़ भी लिखी हुई है कि अगर आपके पास 1 लीटर पानी हो, चलें स्टूडेंट्स, वॉइस ऑन है, वॉइस नहीं वॉइस नहीं ऑन। चलें स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था और हमारा लेक्चर भी ख़त्म होने वाला ही था, इसलिए थोड़ा सा मैंने बीच में ब्रेक ली। एक्चुअली मैंने नहीं ली, जब वो टेक्निकल इशू की वजह से हो गई। सो मुझे बताएं ज़रा, टेस्ट आप लोगों का हो गया? हमने पीछे से टेस्ट चला दिया था, टेस्ट स्टार्ट हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी से बताएं। हो गया हमारा टेस्ट भी, जो हमारा ये भी ख़त्म हो गया था। बस टॉपिक लास्ट चीज़ थी कि अगर आप हीट करते हैं, इतनी ज़्यादा हीट अब्ज़ॉर्ब करता है और ये जब उड़ता है पानी, तो अगर इसमें से 2 ml उड़ जाते हैं तो पीछे 998 ml रह जाएंगे। जो 998 ml रह जाएंगे ना बच्चों, उनका टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो चुका होगा, कूलिंग हो चुकी होगी। 2 ml के उड़ने से ही पीछे वाटर जो बचेगा वो 998 ml जो बचेगा, उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो चुका होगा। ये एक्सपेरिमेंट से चीज़ें पता चली हैं, सो मैंने आपको बता दिया। सो स्टूडेंट्स, टेस्ट हमने इसलिए स्टार्ट किया ताकि वो टेक्निकल इशू से मर्ज हो जाए। आपने वाटर के टॉपिक को अच्छी तरह डिस्कस करना है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। कल हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। तो आपने क्रोमोसोम्स एंड डीएनए को के इंट्रोडक्शन को पढ़ के आना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।